Hello, everyone. Welcome to Legal Desk at GNALSAR. I'm your host, Kajal Pundir. Today, we are diving into episode 1 of Inside GNALSAR with exclusive chat with a D with a mission, vision, and future. Today, we are welcoming the Dean of Greater Noida Academy of Legal Studies and Research, Professor Dr. Kalpana Rani Jayas. Welcome, ma'am, in episode 1 of Inside GNALSAR. Thank you so much, Kajal, for inviting me in episode 1 at Legal Days at G Alsa. It is a YouTube channel of Greater Noida Academy of Legal Studies. And the purpose of running this channel is reaching out to the maximum people to, spreading awareness about law, legal awareness, and but obviously reaching out to the students and aspirants for admissions where a student wants to pursue legal careers. Let me tell you about the DNALSA, Data Noida Academy of Legal Studies and Research. It is founded in 2023 और ये हमारे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट GNIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है जिसको 25 साल हो चुके हैं एजुकेशन अकेडमीज में लेते हुए एंड ये ग्रेटर नोएडा के टॉप कॉलेजेस में आता है। तो यहाँ इनसे जुड़कर आज हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी रीच बढ़ाने के लिए फिर जिसके स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए एविएशंस और बाकी स्टूडेंट्स को लीगल नॉलेज एंड जस्टिस के थोड़ा स्नीक पीक के लिए हम यहाँ पर आए। तो लेट्स हैव अ चैट विद आवर डी। सो मैम, हाउ आर यू एक्सपीरियंसिंग लाइक 2 साल हो चुके हैं जीनाल सर को, अभी एक छोटा कॉलेज है, अभी स्टार्टिंग है। तो हाउ आर एक्सपीरियंसिंग एट जीनाल सर रनिंग से एंड गाइडिंग विद द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टीज? जी नाल सर को ज्वाइन करे हुए मुझे मात्र 4 महीने हुए हैं और 4 महीने की जो जर्नी है वो बहुत एक्साइटिंग रही है, फुल ऑफ एकेडमिक एंगेजमेंट रही है और मैनेजमेंट का जो फोकस है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण रहा है कि मैंने एक कॉलेज को ज्वाइन किया। हमने इस साल 3rd बैच रिक्रूट किया है, जिसको लेकर हम लोग बहुत ही उत्साह में हैं क्योंकि एक तो हमारा फुल बैच आया फर्स्ट टाइम बीएलएलबी का, जो काफ़ी encouraging है numbers में and students are coming from different corners of the country. We have a student from West Bengal, we have a student from Northeast, we have a student from Bihar, we have a student from Delhi NCR. So we are trying to develop a cosmopolitan culture actually that helps to gel with other cultures and provides an opportunity to work other places as if you go into local students like students are only coming from the proximate areas. So somewhere I am very much excited to go ahead with this college and since management has entrusted a huge responsibility to develop a quality education provider law college, not just a law college. दैट इज़ वेरी ग्रेट मैम। जैसे हमारी ऑडियंस को भी पता है कि ये स्टार्ट हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, तो कैसी कुछ चैलेंजेस कैसा हो रहा है सब कुछ 2 सालों में, कितना इम्प्रूवमेंट आया है, क्या क्या अचीव हुआ है अभी तक और क्या क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं जी नालसार के लिए, क्योंकि थोड़ा ही टाइम हुआ है स्टार्ट हुए हुए और हमें माइलस्टोन अचीव करना है। होता क्या है कि जब कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं तो एक बिल्कुल ईसीजी लाइन की तरह होता है, अप डाउन। कभी आपका हौसला बहुत ऊपर रहता है कि हम तो टॉप 10 कॉलेजेस में आ जाएंगे, ये वो। वी आर नॉट इनटू रेट रेस फर्स्ट ऑफ ऑल, we are just doing our work with a focus on quality education. Now question is, what is quality education when it comes to law? पहली बात यह है कि जीएनआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की 25 साल की एक ग्लैमरस लेगेसी रही है। तो मेरा फेथ है कि जब कोई क्वालिटी एजुकेशन का इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हो तो वो जो नए कोर्सेज भी लाते हैं तो उनका विजन मिशन उन्हीं के साथ रहता है, जुड़ जा। ऐसा नहीं होता कि बीटेक तो बहुत अच्छा चला रहे हैं पर लॉ के साथ ऐसा उनका कोई फोकस नहीं है। ऐसे इस लेगेसी के साथ हम जुड़े हैं क्योंकि आई कीप ऑन सेइंग, मैनेजमेंट को मैं कहती रहती हूँ कि सर 2 इयर्स बेबी। तो उन्होंने पूरा फ्रीडम दिया है कि जो भी आप करना चाहें, एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, चाहे वो बेशक फेल हों तो डू नॉट फियर द फेलियर्स, द फेस द फेलियर्स
just do keep on experimenting with the new thing. तो अभी रिसेंटली हमारी जो प्लानिंग है, अभी हमने बहुत अच्छा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जो आप लोगों ने देखा, जिसमें जस्टिस सुधीर जैन आए थे, एडवोकेट प्रदीप राय साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने हमारे बच्चों को जिस तरह से गाइड किया, तो हमारे बच्चे बड़े उत्साहित हैं। अभी रिसेंटली गुड न्यूज़ आई कि हमारा एक बच्चा लॉ फॉर्म में इंटर्न बनाया, एंड दैट इज़ अ पेड इंटर्नशिप। तो अगर थर्ड ईयर के बैच में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, यू आर कमिंग अक्रॉस सच सक्सेस रेट, देन आई थिंक हम लोग बहुत आगे जाएंगे और हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और जी नाल सर वुड बी प्रोड्यूसिंग ग्रेट एडवोकेट्स, गुड जजेस, लीगल प्रोफेशनल्स फॉर सोसाइटी। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव बेसिकली। मिशन और विजन की अगर हम बात करें तो जैसे जीएनआईटी ग्रुप टॉप 10 कॉलेजेस में आता है और ये काफ़ी साल से 25 साल से चल रहा है। तो आपको लगता है कि जीएनआईटी के थ्रू जो जीनाल सर एक आपने बोला कि 2 साल का बच्चा है, 2 इयर्स बेबी, बिल्कुल। सो हाउ वेल इट इज़ ग्रोइंग इन द सोसाइटी एंड इन ग्रेटर नोएडा एंड रीचिंग आउट? मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि डीएलएलबी की हमारी 65 सीट भरी। हमारे पास छोटा ही बैच है, क्योंकि फ़ोकस हमारा नंबर्स पे है ही नहीं। हमारा ये है कि अगर हम 60 बच्चे भी निकाल रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, कि वो कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। ऐसी कोशिश है हमारी कि हम उन्हें इस तरह से ट्रेन करें कि दे व्हेन दे go out in the market of jobs, they feel confident about themselves as an individual, as responsible citizens and a good human. रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से और जॉब्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि लॉ कॉलेज में जो थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है वो अलग होता है और जो कोर्ट रूम्स में अलग होता है। तो जर्नी फ्रॉम क्लासरूम टू कोर्ट रूम, आपके मतलब कुछ व्यूज? ये बहुत पॉपुलर कॉनोटेशन बनता जा रहा है ओवर द इयर्स। स्टूडेंट्स वर फ्रॉम क्लासरूम सीजो कोर्ट रूम, बिकॉज एक इशू रहा लीगल एजुकेशन के साथ। जैसे कि मेडिकल एजुकेशन में क्या है कि एक डॉक्टर है, वो एक सर्जन भी है, ही इज ऑपरेटिंग, ही इज अटेंडिंग ओपीडी, एंड he can deliver a lecture also. But unfortunately, this is not the case with legal education. A professor of law is not allowed to practice in the courtroom. So, somewhere there is a gap between classroom and courtroom education, and there is a huge gap when it comes to executing the theories in the courtroom. Because when humans execute theories, the face of that theory becomes a different picture altogether. So, everyone is propagating and they are attempting also. I would not say कि वो propagate कर रहे हैं, वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि बच्चे कोर्ट में जब जाएं पहली बार तो घबराएं नहीं, उसकी ट्रेनिंग हम अपने ही मूट कोर्ट में कराते हैं। एंड जीनाल सर इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट मूट कोर्ट आई एवर सॉ in my 20 years of career as a teacher of law. So that is another motivation to get our student practicing moot court. जब घर पे आप रिहर्सल करके जाते हो तो कोर्ट के जो जजेस होते हैं रियल कोर्ट के, उनसे शायद बच्चे उतना नहीं डरेंगे जितना वो शुरुआत में डरते हैं। When it comes to developing argument, हमारे यहाँ डिबेट का कल्चर डेवलप हुआ है। वी आर हैविंग अ डिबेटिंग क्लब, we are having legal aid clinic, we are having going to organize very soon in this month only a mediation center. That's very So we are going into the practice, in-house practice, to developing the practices of in-house. When they are reading, they are practicing in our house. में हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल। थ्योरेटिकल नॉलेज के थ्रू भी। एक स्टूडेंट्स से जब बातें करते हैं तो ऐसा सवाल आता है कि जब हमारा फ्यूचर होगा तो 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस का जुडिशरी लेवल के अगर बात करें तो 3 इयर्स का जो जजमेंट आया है उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी डरे होते हैं। तो उसके बारे में अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस करना चाहे कि हाउ शुड दे टैकल दिस टाइम? मैं एज ए लॉ टीचर बात करूं तो मैंने भी कुछ टाइम कोर्ट ज्वाइन किया, तो मैंने वहाँ पाया कि वकीलों को कानून की जो जानकारी है वो जजेस से ज़्यादा होती है, क्योंकि जजेस किताब पढ़ के एक एग्ज़ाम compete करते हैं और कोर्ट जो प्रोसीजर्स हैं उनकी जानकारी जजेस को ही नहीं है।
उससे क्या होता है कहीं ना कहीं कई बार बिकॉज ऑफ procedural latches, since judge is not knowing, sometimes advocates are manipulating them. तो होता क्या है कि जज को भी पता होना चाहिए कि वकील की क्या जर्नी होती है। कोर्ट से परिचय वकालत में जितना होता है उतना जज बन के मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। तो ये जो 3 years की प्रैक्टिस है, इट वुड समवेयर एनहांस द जर्नी ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री एंड जजेस वुड बी फर्स्ट ट्रेन्ड एडवोकेट। अगर आप देखें हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो पहले एडवोकेट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वहां पर भी वो पहले एडवोकेट्स होते हैं। अगर ये लोअर कोर्ट में भी ये हो तो आई थिंक इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन। मुझे पता है कि पहले लोग सिर्फ एक एग्जाम निकालते थे और सीधा जज की कुर्सी पे जाके बैठ जाते थे। तो आसान चीजें सबको अच्छी तो लगती हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं जो हमारे समाज को प्रभावित करते हैं, जो हमारे सिस्टम्स को प्रभावित करते हैं और उससे सब लोग इम्पैक्टेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय है, एक अच्छी अप्रोच है, जहाँ पर कोर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अल्टीमेटली कोर्ट में लोगों की ज़िंदगियाँ प्रभावित होती हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जो एलिमनी पे जजमेंट है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है और मेल्स जो हैं, हमारे समाज के जो पुरुष हैं, वो काफ़ी खुश हैं उससे। वो खुश इसलिए हैं कि अगर शादी नहीं चली तो उनको एलिमनी नहीं देना पड़ेगा, राइट? लेकिन मेरा ये कहना है इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि उतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, जो दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन पर बाइंडिंग होगी वो। दूसरी बात, ये कोई फाइनल नहीं है, इट्स नॉट लॉ, इट्स ऑल अबाउट एक गाइडेंस है, इट्स अ गाइड रूल कि एलिमनी नहीं देना पड़ेगा। उस जजमेंट को आप पूरा पढ़ें और उसके इम्प्लीकेशंस को समझें। अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना ज़रूरी है। सपोज करिए कि किसी का हस्बैंड है, वो उसका 1 करोड़ का पैकेज है और जो लड़की जिसकी शादी है वो 20,000 रुपये महीने कमाती है, तो क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है? एक अहम सवाल है। तो ये कोर्ट को करेक्ट सोची जा, क्या 20,000 में वो अपना घर चला पाएगी? वन क्वेश्चन। अगर उस शादी से बच्चा है तो क्या वो अपने बच्चे की फीस भर पाएगी? दूसरा सवाल। जो उसका जीवन स्तर है, जिस जीवन स्तर से उसने अपनी परवरिश हुई, जिस जीवन स्तर से वो अपने पति के साथ रहती थी, क्या उस जीवन स्तर को वो 20,000 में अफोर्ड कर पाएगी? So we need to redefine or define what court wants to talk about as financial independent women, not about कि एलिमनी नहीं देना पड़ेगा। लोगों की शायद ये समझ है, तो लॉ पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप पूरी बात समझ पाएँ। वो एक हेडलाइन उन्होंने उठाई कि नहीं देना। हाँ, तो मैं देख रही हूँ कि लिंक्डइन पे सब जगह बड़ी अच्छी जजमेंट आई है। लिंक्डइन पे, फेसबुक भरा पड़ा है, न्यू रूल फॉर एलिमनी। मेरी गुजारिश है, मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से जो लोग इस बात से खुश हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको दुखी होना चाहिए, खुश होइए, पर ये देख लीजिए आपको कितना खुश होना है। आप उस खुश होने वाले की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, जस्ट चेक योर एलिजिबिलिटी, राइट? अगर रूल्स और लॉ की बात करें, जैसे आप बता रही हैं जजमेंट्स लॉ की बात करें, तो एक सवाल है आपसे कि जो बेसिक लॉज होते हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते हैं, बेसिक लॉ जो सबको जानने चाहिए इस देश में, जितने भी देश के सिटीजन है सबको जानने चाहिए। हम लीगल एड सेल, आपने बताया कि जी नानसार में लीगल एड सेल है, तो किस तरीके से हम उन फंडामेंटल राइट्स को और बेसिक जो लॉज है हम उनको अवेयर करने का कोई तरीका है? फिर स्टूडेंट्स जो आते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर फ्रेश बैचेस फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, तो क्या उनको उस बारे में जानकारी, उसके रिगार्डिंग हमारा क्या रोल रहता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो ये कि मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आप एक ऐसी सीट पर बैठी हैं जो एक बहुत पोटेंशियल रखती है ये बताने के लिए कि हम कानूनी सहायता, कानून की अवेयरनेस सिटीजन्स को उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे मदद कर सकती है। जैसे कि लीगल एड क्लिनिक है, उसका क्या काम है? ये लीगल एजुकेशन का एक मैंडेट है, ज़रूरी चीज़ है, जो हर कॉलेज को
चलाना होता है। लेकिन मैंने देखा है कि कॉलेजेस बोर्ड तो लगा देते हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते। सो जी नालसर इज़ रनिंग अ फंक्शनल लीगल एड क्लिनिक फर्स्ट ऑफ ऑल। उसका पर्पस कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भारत का संविधान कहता है कि किसी को न्याय इसलिए वंचित नहीं रह जाना चाहिए कोई कि वो गरीब है, पहली बात। कोई न्याय से इसलिए वंचित ना रह जाए कि वो वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ये सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर आप वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो लीगल एड क्लिनिक को आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्वालिफाइड लॉयर से एक कानूनी सहायता ज़रूर मिलेगी। ये मेरा इस चैनल के माध्यम से ये प्रॉमिस है। आप हमारे लीगल एड क्लिनिक आ सकते हैं, आपको सही एडवोकेट दिलाया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक एमिकस क्यूरी का एक प्रावधान है कि स्टेट उसको लॉयर दिलवाएगा। कोई भी केस का ट्रायल या जजमेंट बगैर दोनों पक्षों को सुने, बगैर दोनों वकीलों को सुने निर्णय नहीं सुना सकती कोर्ट। ये मेरे ख्याल से हमारे जो वर्कर्स हैं, जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं, अ, नहीं पता उन्हें, वो डर जाते हैं। वो डर इसलिए जाते हैं कि जज के सामने कैसे जाएँगे, वो डर इसलिए जाते हैं वकील तो बहुत फीस माँगेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो कोशिश करिए, कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी। आधा हमारा लॉ आपके साथ है। आधा हमारा जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है शायद इसी वजह से अधूरा रह जाता है और कुछ लोग इसी वजह से पीछे रह जाते हैं कि वकील की फीस बहुत है। और आज के टाइम में तो बहुत सारे लॉयर्स जो प्राइवेट लॉयर्स होते हैं, जो लॉ एडवोकेट्स होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो इसी वजह से भी बहुत सारे लोग कॉमन पीछे रह जाते हैं कि फीस बहुत देनी पड़ेगी, ये केस बहुत लंबा चलेगा। इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंडसेट हमारा चल रहा है। आपको ध्यान होगा एक केस आया था हुसैन खातून आरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था। हुसैन आरा खातून, if I'm remembering correct, was a case where news was published in newspaper about the conditions of under trial prisoners. अंडर ट्रायल प्रिजनर एंड वेटिंग फॉर द ट्रायल। दो तरह के प्रिजनर्स होते हैं जेल में। एक वो होते हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रायल है, ट्रायल का मतलब जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसे ट्रायल कहते हैं लॉ में, वो कब शुरू होगा। उनको पुलिस जाके बंद कर देती है, उनकी कोई बेल नहीं कराने आता क्योंकि घर वालों के पास वकील की फीस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पेटी ऑफेंस, मतलब जो छोटे-छोटे अपराधों के आरोपी थे, कई सालों से जेल में बंद थे। अब कहने का मतलब है कि चेन स्नैचिंग की जो सज़ा है वो 3 महीने है और एक पुलिस वाले ने चेन स्नैचर को, मैं एक आपको उदाहरण दे रही हूँ, और वो 6 साल से बंद है, जिसकी सज़ा ही 3 महीने है। अगर ट्रायल चलती और या उसको बेल मिलती तो उसको मैक्सिमम सज़ा 3 महीने या 6 महीने होती, लेकिन वो 6 साल से बंद है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जस्टिस सिस्टम के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं। जुडिशरी अंडर प्रेशर है, क्योंकि जितना लिटिगेशन है, जितना क्राइम है, उसको जुडिशरी हैंडल नहीं कर पा रहे या पुलिस सिस्टम हमारा हैंडल नहीं कर पा रहा। तो एज़ अ लॉ स्कूल वी हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प आउट पीपल। तो हुसैन आरा खातून की जो जजमेंट थी वो ये थी कि वो रिपोर्ट छपी, उसने बताया कि ये बड़ा अन्याय हो रहा है कि किसी व्यक्ति को सज़ा मिलती तो 6 महीने की मिलती, वो 6 साल से है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुत सारे वेटिंग फॉर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया। इतना ही कर सकते थे क्योंकि उनके जो जेल में गुज़रे साल थे उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, उन्हें इमीडिएट ऑर्डर के साथ उन प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अच्छा काम बगैर किसी ये सिस्टम के चैलेंजेस के बावजूद भी कर सकते हैं। जैसे कि हम एक मेडिएशन सेंटर खोलने जा रहे हैं नवंबर में, तो मेडिएशन की तरफ ना लिटिगेशन की तरफ से एक शिफ्ट है सिविल लेजिस्लेशन में। मेडिएशन के माध्यम से आप अपने केसेस को जो सिविल लिटिगेशन में आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव है। वो उतना, अभी एक मैं खबर पढ़ रही थी कि 54 साल बाद एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को डिस्पोज किया गया। A person was young when he started
fighting the case for recovery of illegal possession जो भी था। as much years तो वो इतना टाइम तो आप ही बात मानिए कि कई बार लोग 54 साल जी नहीं पाते। दिस इज जवान आदमी 54 साल बाद डेफिनेटली किसी की जवानी 54 इयर्स की तो नहीं है। तो उसने अपने इंतजार में अब वो जमीन उसके किस काम की है मुझे बताइए। एक कहावत है कि जब दांत थे तब चने नहीं मिले और जब चने आए तो दांत ही चले गए। तो आप चने चबा नहीं सकते हैं। तो न्याय के लिए भी वही कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। देयर इज अ पॉपुलर कोटेशन अबाउट जस्टिस टाइमली डिलीवर ना किया जाए तो उसे जस्टिस नहीं कहते, उसकी कोई मीनिंग नहीं रहती। तो ये कोशिश चल रही है कि स्पीडी जस्टिस हो, स्पीडी ट्रायल हो। हमारे देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है और वकील ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, एफिशिएंट वकील, तो शायद इन केसेस में कमोवेशी आएगी भविष्य में, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो स्टूडेंट्स हमारे यंग आते हैं और जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो अब पास आउट होंगे आफ्टर दिस बैच, तो उनसे आपका क्या मैसेज है एज द बीम ऑफ ग्रेटर नोएडा अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च? आप क्या कहना चाहिए? मेरा एक ही संदेश है, student who are every student of law who is pursuing legal education or who is willing to pursue legal education, कि सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करिए कि क्या आपको लॉ कोर्स करना है। दूसरा सवाल अपने आप से पहले पूछिए, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल फिटिंग इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ लीगल करियर। तीसरा सवाल आप एक्सप्लोर करिए। हम शायद अपने दूसरे तीसरे एपिसोड में आपको बताएंगे कि लीगल करियर में जब हम लोग कर रहे थे तो लोग समझते थे कि वकील और जज बनना ही 2 ही करियर हैं। नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ करियर लाइंस इन लॉ। आपको लग रहा होगा 1000 लाइन कौन सी हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बताएंगे कि लॉ में जब करियर चुने तो लॉ इज़ हैविंग एबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज ऑफ नाउ एज वी डिड नॉट हैव व्हेन आई स्टडीड लॉ। सो वकील बनने के साथ आप मीडिएशन में जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। डिफेंस इज ऑल्सो हैविंग ओपनिंग डोर्स फॉर लॉ ऑफिसर्स, लॉट ऑफ। ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए। इसके अलावा भी लॉ में बहुत सारे करियर हैं। अगर आपका मन लॉ पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आप एक बेहतर समाज को बनाने में योगदान देना चाहते हैं, तो लॉ ज़रूर पढ़ें और एक अच्छे लॉ स्कूल से पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी किताबों से पढ़ें और मेकअप योर माइंड। और सबसे दूसरी बात, एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करें। लॉ के माध्यम से अगर आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो आप कमाल के सिटीजन्स भी बनेंगे, बहुत अच्छे प्रोफेशनल भी बनेंगे और बहुत अच्छे फैमिली मेंबर भी बनेंगे। With this, thank you so much with such insightful thoughts and vision. Thank you so much. Thank you so much joining us. Thank you. Thank you so much. Like, share, and subscribe the Legal Desk at Sir.